लेटेस्ट स्टार्ट। मसला ये है कि हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, आज वहीं से आगे आगे करेंगे स्टार्ट। सम नर्वस डिसऑर्डर, न्यूरॉन के कुछ डिसऑर्डर। हाँ भाई, नर्वस डिसऑर्डर, जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं उनमें से एक डिसऑर्डर है पार्किंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। अब ये पार्किंसंस जो डिजीज है इसको थोड़ा गौर से सुने भाई। एक गैंग्लियन मैंने पढ़ाया है। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? गैंग्लियन का स्वेलिंग स्ट्रक्चर। इसे ब्रेन में भी गैंग्लियन होते हैं, उनको कहते हैं बेसल गैंग्लियन। क्या कहते हैं? बेसल गैंग्लियन। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्पेशली, सेरिब्रम में स्पेशली ये गैंग्लियन होते हैं, यानी न्यूरॉन के कुछ न्यूरॉन के गुच्छे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेसल गैंग्लियन। तो जो बेसल गैंग्लियन की डीजनरेशन हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं। अब बताएं, अगर पार्किंसन डिजीज में मैं कह रहा हूं बेसल गैंग्लियन डैमेज हो रहे हैं तो क्या होगा? सिम्टम क्या होंगे? आप कहेंगे सर हमें ये बताएं कि बेसल गैंग्लियन का काम क्या है। वो नहीं होगा, समझ आ रही है ना? तो मैं कह रहा हूं बेसल गैंग्लियन का काम है मूवमेंट करवाना। मूवमेंट करवाना। बताएं इस बीमारी में इफेक्ट कहां पर आएगा? मूवमेंट में। भाई सुने, जैसे डीजनरेशन होती है न्यूरॉन की, एक हाथ में या एक पैर में ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स मतलब झटके, झटके ऐसे, ठीक है। जैसे ये डीजनरेशन बढ़ती जाती है, ये इस बाजू से इस पे भी होते हैं, इस लेग से उसमें भी, दोनों बाजू दोनों लेग ट्रेमर झटके लगाते हैं। ये कंटिन्यूअस ट्रेमर नहीं है, ये कंटिन्यूअस ट्रेमर नहीं है, काम के दौरान ट्रेमर नहीं है। कोई बंदा काम कर रहा है, कुछ पी रहा है, कुछ खा रहा है, उसके हाथ हिलते हैं, ये नहीं। बिल्कुल वो रेस्ट में है, सोया पड़ा है, लेटा पड़ा है, चुप करके खड़ा हुआ है, अचानक ऐसे ऐसे आम झटके लगा रही है। दिस टाइप ऑफ ट्रेमर्स हो रहे हैं। अब ये ट्रेमर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि बेसल गैंग्लियन सारे का सारा जब डैमेज हो जाएगा, या मेजॉरिटी ऑफ बेसल गैंग्लियन डैमेज हो जाएगा, तो बताएं मुझे कमेंट में जल्दी, वो बंदा तेज भागेगा या स्लो? भाग सकेगा? तेज मूव कर सकेगा? स्लो? अच्छा, वो पैर कितने उठाएगा? थोड़े डिस्टेंस तक उठाएगा या बड़े बड़े जंप लगाएगा? जंप लगा सकेगा, ऐसे घूमेगा स्लो, स्लो ऐसे, ऐसे नहीं घूम सकेगा। समझ गए हैं? ओके। और स्पीड से बोल सकता है, जल्दी जल्दी स्पीड से, तेज नहीं। कैसे बोलेगा? स्लो, हेजिटेंट बोलेगा, स्लो बोलेगा, अटकेगा, बहुत स्लो बोलेगा, आहिस्ता, जैसे मैं चला रहा हूं अभी ऐसे नहीं बोल सकेगा। ठीक है, ओके। क्या लिखा है? ट्रेम्बलिंग ऑफ द मसल, इंटेलेक्ट। अच्छा, खोपड़ी पर, अकल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अफेक्टेड हो रही मूवमेंट, अकल उसका वही होगा, अकल सही होगा। ठीक है। अब पार्किंसन डिजीज का इलाज बता रहा हूं भाई। इलाज सुने, इलाज है डोपामीन केमिकल। आप कहेंगे क्यों सर डोपामीन क्यों, और क्यों नहीं? भाई ये जो बेसल गैंग्लियन है ना, एक्चुअली ये डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, ये डोपामीन बनाते हैं, और ये डोपामीन जो है मूवमेंट को सही सही से करवाता है। डोपामीन एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक हो गया? ओके। अच्छा सुने, अब डोपामीन हम ट्रीटमेंट में दे नहीं सकते। सर ये क्या इलाज भी यही, ये दे भी नहीं सकते, फिर पेशेंट तो ठीक नहीं होगा। होगा भाई। सुने, मेंटल
फैसिलिटेटर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खदीजा, मेंटली वो ओके होगा, खोपड़ी उसकी बिल्कुल सही से काम करेगी। अच्छा सुने, मैं कह रहा हूं ये आपका ब्रेन है, क्या ब्रेन के अंदर सारी ऐरी गैरी चीजें, सारे केमिकल ब्लड के थ्रू जाएंगे? नहीं, सिलेक्टेड चीजें ब्लड से ब्रेन लेता है, सारे की सारी नहीं। तो भाई डोपामीन ब्रेन में अंदर जाता नहीं है क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है डोपामीन को रिसीव करने का। तो क्या इलाज में हम डोपामीन दे सकते हैं? नहीं। एक और केमिकल है जिसका नाम है लियोडोपा, जिसका नाम है लियोडोपा। लियोडोपा एक छोटा, ऐसे जैसे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। तो लियोडोपा से डोपामीन बनता है, और जो लियोडोपा है ये सॉल्यूबल फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में ब्रेन में जाता है, चला जाता है। तो अगर हम लियोडोपा ब्लड में इंसर्ट करें तो क्या ये लियोडोपा ब्रेन में इंटर हो सकता है? हाँ हो सकता है। फिर ब्रेन क्या करेगा? लियोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया भाई, इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी भाई, इनवॉलंटरी होगी। ठीक हो गया भाई, ये इसका इलाज है। डोपामीन बन गया तो वो मूवमेंट सही हो जाएगी कि नहीं? बताएं कमेंट में, मूवमेंट विल बी ओके, मगर वो डिजीज खत्म होगी, वो डिजीज खत्म होगी, वो न्यूरॉन जो मर गए हैं वो फिर जिंदा होंगे? होते ही नहीं है। ओके, इट्स ऑल अबाउट पार्किंसंस डिजीज। क्विकली टेक एन स्क्रीनशॉट। हरी अप। ये बीमारी नंबर दूसरी, बीमारी नंबर दूसरी। अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा भाई, सुनी। इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर ये भी खोपड़ी की है, ये भी डिजनरेटिव है, इसमें भी न्यूरॉन डिजनरेट होंगे, मगर यहां पे जो न्यूरॉन, गौर से सुनी, गौर से सुनी, यहां पे जो न्यूरॉन डिजनरेट होंगे वो न्यूरॉन होंगे सेरिब्रम के और हिप्पोकैम्पस के, सेरिब्रम के और हिप्पोकैम्पस के। और जो न्यूरॉन डिजनरेट होंगे उनका रीजन होगा, और रीजन क्या होगा? एक प्रोटीन है जिसका नाम है बीटा अमाइलॉइड। बीटा अमाइलॉइड नाम की एक प्रोटीन है जो न्यूरॉन में बढ़ जाएगी। आपको पता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या है? आप कहेंगे सर हाँ, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में क्या होता है? लाइसोसोम में कोई स्पेशल एंजाइम नहीं होता है, उसके ना होने से सर्टेन केमिकल वो बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं तो सेल की डेथ हो जाती है। भाई सुने, अगर एक न्यूरॉन है उसमें एक केमिकल डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा, परसों इतना, फिर इतना, फिर इतना बढ़ता जाएगा। इट मीन इसको कोई रेगुलेट करने वाला, इसको खाने डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम की कमी की वजह से बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन न्यूरॉन में बढ़ रही है, तो साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, नर्व की कंडक्शन, ये सारे काम होंगे न्यूरॉन में? नहीं। जब न्यूरॉन सारा भर जाएगा इस प्रोटीन से तो न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। एक न्यूरॉन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, न्यूरॉन मरते जाएंगे। कहाँ के न्यूरॉन मर रहे हैं? गौर से सुनी, कहाँ के न्यूरॉन बताए, मैंने बताया है आपको, एक सेरिब्रम के और दूसरे हिप्पोकैम्पस के। ठीक है, हिप्पोकैम्पस में कौन सी मेमोरी है? लॉन्ग टर्म। और सेरिब्रम में कौन सी मेमोरी है? शॉर्ट टर्म। तो ये यहाँ पे मेमोरी अफेक्ट होगी, यहाँ पे मेमोरी अफेक्टेड होगी। मेमोरी भाई सुने, इसकी 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में वो ऐसे फील करेगा कि यार मैं कुछ भूल रहा हूं, मैं कुछ भूल रहा हूं, कुछ नहीं लेके आया, ऐसे वैसे। आपको ही ऐसे लगता है, मुझसे भी ऐसा होता है, मगर हमें ये बीमारी नहीं है भाई। ठीक है, ये परेशानी की वजह से भी होती है, इसके बहुत सारे मेमोरी लॉस के रीजंस हैं। सुने सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्जाइमर हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम में
बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के अक्यूमुलेट होने की वजह से न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं, ब्रेन में सुराख, जैसे टीबी वाले पेशेंट में ना, टीबी के अंदर लंग्स में सुराख बन जाते हैं, ऐसे सेरिब्रम में और हिपोकैम्पस में सुराख बन जाते हैं। सेरिब्रम ब्लम नहीं, सेरिब्रम और हिपोकैम्पस में सुराख बन जाते हैं। इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी डिमेंशिया कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लॉस को अभी मैं रीडिंग करूंगा और ये बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज में उसको लगेगा मैं कुछ भूल रहा हूं, सेकंड स्टेज में वो रिसेंट जो खाया होगा, आपसे मिला होगा, आपसे हाथ दिया होगा उसने, क्या हाल चाल है भाई, कुछ ठीक ठाक, 1 मिनट के बाद फिर कहेगा क्या हाल है भाई, आप कहेंगे अभी तो मिले हो, वो कहेगा नहीं भाई मैं आपसे कहाँ मिला हूं। 2 मिनट के बाद फिर कहेगा क्या हाल चाल है, आप नाम बताएंगे, फिर आपसे नाम पूछेगा, नाम क्या है, फिर बताएंगे, फिर पूछेगा। तो जो अभी अभी रिसेंट जो खाया हो, जो पिया हो, वो सारा लेक्चर अपलोड होगा भाई, लेक्चर अपलोड होगा। जो खाया जो पिया ये सारी चीजें उससे भूल जाएंगी। ये बीमारी है अल्जाइमर, ये इसकी सेकंड स्टेज है। और सेकंड स्टेज के बाद जब थर्ड स्टेज होती है फिर तो वो उसको बहुत सारे हेलुसिनोजन होंगे, यानी हेलुसिनेशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन जब कोई हो भी ना, फिर कहेगा ये मुझे डंडे लगा रहा है, ये मुझे मार रहा है, कोई आवाजें दे रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, सुनते जाएं गौर से। इट इज अ प्रोग्रेसिव degeneration of nervous neuron of the brain, especially cerebral cortex and hippocampus. It causes a dementia. dementia का मतलब है memory loss, loss of memory, ठीक है। The disease second phase लिखा हुआ है, there is a severe memory। first phase नहीं लिखा हुआ भाई, 3 फेज है, मैं बता रहा हूँ 3 फेज है। फर्स्ट फेज पता नहीं कहाँ गया, उड़ गया है, शायद बीमारी में है, स्क्रीन पर नहीं है, ठीक है। इसको लगेगा कि मेमोरी लॉस हो रही है, मुझे कुछ भूल रहा है। सेकंड स्टेज क्या है, there is a severe loss of severe, particularly the recent event, किस गली से आया, क्या खाया, क्या पिया, किससे पूछा, किससे मिला, ये सारी चीजें। the victim also become disoriented to time and space। इसका मकसद मतलब बताएं, disoriented as to time and space, किस टाइम में कहाँ है, कहाँ खड़ा है, कौन सी जगह है, टाइम क्या हुआ है, दिन है या रात है, नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई तो क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भूल जाएगा सारा। स्पेस में कहाँ खड़ा है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा एरिया है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, ठीक है, कोई गली है, अपनी गली है, पराई गली है, सखर की गली है, कराची की गली है, ये सारी चीजें टाइम और स्पेस में अपने आप को डिसोरिएंट कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। बता रहा हूं, ये सारी चीजें बता रहा हूं, उसका रीजन आप वहां पे जाके मैं बताऊंगा, वहां पे लिखा हुआ है, बताऊंगा। एंजाइटी इंक्रीज होगी, सडन चेंजेस। अच्छा, losing is a way even a familiar street, जो गलियां, सिंधी में बोल रहा हूं, जो गलियां उसको पता होंगी, जो रोज घूमता होगा वो बंदा, वो भी भूल जाएगा कि आया कहां से, आता कहां से हूं, जाता कहां से हूं, ठीक है। एंजाइटी बढ़ जाएगी, सडन चेंजेस इन द मूड उसका बहुत खराब हो जाएगा। थर्ड स्टेज में जो पेशेंट है वो सीवियरली डिसोरिएंटेड हो जाएगा, बिल्कुल उसको कोई अता पता नहीं लगेगा क्या कर रहा हूँ, बिगड़ जाएगा, बिल्कुल हालत उसकी बिगड़ जाएगी। और सिम्टम जो है साइकोसिस हो जाएगी, खोपड़ी उसकी खराब हो जाएगी, हेल्यूसिनेशन हो जाएगी। हेल्यूसिनेशन का मतलब कोई है भी नहीं, वो कहेगा ये मुझे डंडा लगा रहा है, ये गालियां दे रहा है, ये लड़ रहा है, ये आसमान ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, मैं उड़ा जा रहा हूँ। ये ऐसी चीजें जो इमेजिनरी ख्याल आएंगे उसको, आवाजें आएंगी उसको, आप कहेंगे भाई कुछ नहीं है, वो कहेगा है, ये बंदा खड़ा हुआ है, ये आवाजें दे रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है, ठीक है। आपको कहेगा आप गूंगे बहरे हो गए हो। सुने भाई बहुत सारे रीजन से ये बीमारी होती है, मेन रीजन बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन है। अच्छा, डाइल्यूशन, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, hearing the voices, seeing faces when there is no one there, okay, and paranoid delusions, fixed paranoid delusion का मतलब क्या है, वो उसके फिक्स्ड इरेशनल आइडियाज हो जाएंगे। इरेशनल आइडिया, वो ऐसी बातें करेगा जो है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। वो आपको कहेगा मैंने इतने बंदे मार दिए, मैंने पाक आर्मी, फला आर्मी, ऐसी आर्मी को मैं चलाता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मैं, ऐसी चीजें बड़ी बड़ी करेगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रेशनल आइडियाज उसमें हो जाएंगे, रिस्पॉन्डिंग टू द रीजन आर्ग्यूमेंट। जब आप बात पूछेंगे तो ऐसे जवाब देगा, समझ रहे हैं। अभी एक और डिजीज है जिसका नाम है एपिलेप्सी। भाई इसमें क्या था,
इसमें क्या था, अल्जाइमर को अगर टोटली शॉर्टकट में बयान करें तो क्या करेंगे, डिजेनरेटिव डिजीज है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं बीटा माइलॉइड प्रोटीन की वजह से, और खोखला हो रहा है दिमाग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्टेड हो रही है। 3 स्टेजेस हैं, पहले उसे लगेगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, सेकंड स्टेज में सीवियरली वो भूल जाएगा, अपने टाइम और स्पेस में डिसोरिएंट करेगा अपने आप को, थर्ड स्टेज में तो खोपड़ी उसकी बिल्कुल साइकोसिस हो जाएगी, पैरानॉइड डायल्यूशन, इरेशनल आइडियाज आ जाएंगे, एल्यूसिनेशन का शिकार हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। उसके बाद आते हैं झटके, एपिलेप्सी, मिर्गी 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 कहते हैं ना इसको, एपिलेप्सी। महक दिलीप कुमार सर, आपने ऐसी डिजीज से गुजरे किसी को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है मैंने, बिल्कुल देखा है। इसकी लाइट ज्यादा है, आपको नजर नहीं आ रही होगी सही से स्क्रीन। ओके देखें, अभी देखें भाई। एपिलेप्सी में क्या है सुने, ये देखें, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अगर मैं कहूं, अब सुने मेरी बात, अगर ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है तो मेम्ब्रेन के डैमेज होने से ये जो करंट पास हो रहा है न्यूरॉन से, क्या ये करंट बाहर लीक हो सकता है कि नहीं? बताएं, मैंने पढ़ाया हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, माइलिन शीथ में, रेजिस्टेंसी में। अल्जाइमर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई, अल्जाइमर का देयर इज नो ट्रीटमेंट। हाँ अच्छा, तो अगर ये मैसेज एक आ रही है इधर, ये अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डैमेज है, यहां पे भी डिजनरेशन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डैमेज है, तो ये मैसेज इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, कंटिन्यू भी जा सकती है, और उधर से उधर, इधर से भटक सकती है मैसेज। तो भाई एपिलेप्सी में क्या होता है, न्यूरॉन किसी एरिया के डैमेज होते हैं, और डैमेज होने की वजह से, न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से जो नर्व इंपल है, इलेक्ट्रिकल करंट है, एक न्यूरॉन से जाने के बजाय डिफरेंट न्यूरॉन से जाने लगता है। और डिफरेंट न्यूरॉन का काम एक ही होता है, सारे न्यूरॉन का काम एक ही होता है, एक ही मैसेज नहीं ना, अलग अलग काम होता है ना। एक न्यूरॉन किसी और को मैसेज दे रहा है, वो किसी और को, वो किसी और को। तो मसल को न्यूरॉन देने वाले, मसल को मैसेज देने वाले न्यूरॉन, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल को मैसेज देने वाले न्यूरॉन की जो मैसेज है, इलेक्ट्रिकल करंट है, वो डिसरप्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है, मैसेज भटक जाती है। जब बताएं मैसेज भटक जाएगी तो सारे के सारे मसल पर एकदम मैसेज जाएगी। क्या वो नॉर्मल मैसेज जाएगी सबके पास या एबनॉर्मल? सही सही से मैसेज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या पता ही नहीं चलेगा, कोई कहां से कोई कहां, एबनॉर्मल। तो ये एपिलेप्सी है, ये एपिलेप्सी है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट करंट डैमेज हो रहा है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से, और वो डिफरेंट न्यूरॉन पे मैसेज जा रही है, सारे के सारे न्यूरॉन मैसेज दे रहे हैं। अभी ये ऐसा होगा क्यों? मेम्ब्रेन इतनी वीक है, मेम्ब्रेन तो टूटी हुई है, और ये इसलिए होता है कि जो नर्व इंपल है वो बड़ी तेज होती है। भाई ये तब होती है जब मिर्गी वाला कोई बंदा होता है ना, अचानक बैठा हो वो अपने ख्यालों में, अचानक आपने उसके मुंह में टार्च लगा दी, ऐसे आप उस कोई आवाज आ गई, मतलब उसको अचानक एक एक्साइटेशन हो जाए, कोई डर जाए, सामने गाड़ी आ गई, अचानक पीछे भाग गया, ठीक है, कोई टार्च लग गई, अचानक कोई स्टिम्युलस लगने से ये ऐसे हो जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं अभी रीडिंग कर रहा हूं, फिर इसका इलाज देखेंगे कि इलाज इसका है, ठीक है, रिकवरी इसकी है। और देख रहे हैं, सुने, एपिलेप्सी इज अ टेंडेंसी ऑफ सीजर्स, झटके, रिकरेंट सीजर्स, कंटिन्यूअस झटके, टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी का मतलब है ये थोड़े मिनट, 15-20 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट की होती है, नहीं तो 15 मिनट, 5-10-15 मिनट की ये झटके होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे जैसे मछली तड़पती है, जैसे मछली तड़पती है, जैसे कोई क्या कहते हैं, मुर्गी को ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद जंप लगाती है, ऐसे जो बंदा है वो ऐसे तड़पता है, उसको जो लगेगी, चोटें लगेंगी, उसका पता नहीं लगेगा, ब्लड रिलीज हो जाएगी, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कोई भी।
पन्नू अकिल में मेरा एक रूममेट एपिलिप्सी का शिकार है, अल्लाह उससे सेहत दे, अल्लाह बेहतर करेगा, इलाज है, उसको कहीं कि इलाज करवाए, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा। जैसे हैप्पी न्यू ईयर में बंदे को, हाँ वैसे ही। अच्छा सुने, हैप्पी न्यू ईयर मेरी नहीं देखी ना, मैं कैसे कहूँ ऐसे ही, हाँ तो कर दी मैंने देखी नहीं ये मूवी, ठीक है। सुने भाई, क्या कहा कि वन आर मोर फंक्शन द सीजर्स आर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब कि ये जो सीजर्स हैं, झटके हैं, ये ट्रांजिएंट हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, फिर नॉर्मल कंडीशन आ सकती है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज काज्ड बाय द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। देखें, जो इलेक्ट्रिकल करंट डिस्चार्ज हो रहा था, वही बात की, इन द ब्रेन। सीजर्स में बी स्पॉन्टेनियस और ड्यू टू सम स्टिमुलस सच एज फ्लैशिंग द लाइट, अचानक कोई लाइट लग गई, या द सीजर्स में बी जनरलाइज, सारी बॉडी पर सीजर्स हो सकते हैं या किसी एक जगह पर, ठीक है। और द जनरलाइज सीजर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस। जो जनरलाइज सारी बॉडी में सीजर्स होंगे, वो मछली की तरह, मुर्गी की तरह तड़पेगा, ठीक है। स्टिफ बॉडी विद ट्विचेस जर्क्स, जल्दी जल्दी में जर्क लगेंगे, बॉडी बेंड करेगी, उलट पुलट ऐसे गिरेगा, ऐसे। ट्रांजिएंट मीन कन्वर्ट होना, फिर सीजर से फिर नॉर्मल होना, ट्रांजिएंट का मतलब है। इम्पार्शियल सीजर जो होते हैं, देयर इज अ मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट एबनॉर्मल मूवमेंट। जब जो ये होगी ना पार्शियल, पार्शियल में क्या होगा, जस्ट मोमेंटरी लॉस हो जाएगी कॉन्शियसनेस उसकी, थोड़ा वो ऐसे थिंकिंग में पड़ जाएगा, चुप करके बैठ जाएगा, बाकी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी पार्शियल में, ठीक है। पूरी बॉडी तड़पेगी नहीं, ठीक हो गया। और मूवमेंट, अब भाई इसका ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन है, ये इसको दी जाएगी तो ये एपिलिप्सी ख़त्म हो जाएगी। एपिलिप्सी का ट्रीटमेंट है। एपिलिप्सी की कोई एज नहीं है, कोई भी एज नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, न्यूरॉन के डैमेज होने के भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब इतना याद रखना है कि एपिलिप्सी में क्या हो रहा है, मैसेज भटक रहा है, मैसेज के भटक जाने से सारी बॉडी की मूवमेंट एबनॉर्मल हो रही है, और ये दो टाइप की है। एक में मूवमेंट जो है या इफेक्ट जो है पार्शियल रहेगा, एक में जनरलाइज में ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूड होगी, तड़पेगा, और पार्शियल में जस्ट वो कॉन्शियसनेस लॉस करेगा थोड़ी देर के लिए, फिर सही हो जाएगा, ठीक है। और जो है इसका जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट, ठीक हो गया। एक मिनट भाई, carotid artery blockage थी। मेरा ख्याल है टाइम हो गया है 50। अभी ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, कुछ सवाल पूछूं मैं आपसे, और फिर जो है मैं स्टार्ट करूं केमिकल कोऑर्डिनेशन। मुझे जाना भी है पन्नू अकिल, और देर भी हो गई है। सुने भाई, नेट लर्निंग वगैरह ये सारे आगे हैं, सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट पीरियड बायो का फर्स्ट पीरियड देखते हैं भाई। अब सुनिए,
केमिकल कोऑर्डिनेशन का मुझे डिफरेंस बताएं नर्वस कोऑर्डिनेशन से। आप कहेंगे सर ये हार्मोन बेस्ड है, पढ़ाया हुआ है, मैं रिपीट करवा रहा हूं। एंडोक्राइन ऑर्गन सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन एक दूसरे एक्सोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब वो ऑर्गन जो कुछ प्रोड्यूस करें और वो प्रोड्यूस करके स्टोर भी कर सकें। स्टोर करें इट मीन्स उनके पास डक्ट होगी, तो एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती, तो डक्टलेस ग्लैंड जो भी प्रोडक्शन करें वो डायरेक्टली किसको दे दें? ब्लड को अपनी प्रोडक्शन दे दें, अपनी सीक्रेशन दे दें, उनको हम एंडोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन एक होते हैं प्योर टोटली एंडोक्राइन, जैसे हाइपोथैलेमस है, जैसे आपका पाइनियल ग्लैंड है, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, या आपके जैसे आपका थाइमस ग्लैंड है, ये टोटली एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एक होते हैं मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन का मतलब है एम्फीक्राइन, फिर वही बात, एम्फी का मतलब है ड्यूअल नेचर वाले। एंडोक्राइन तौर भी काम करें, एक्सोक्राइन तौर भी काम करें। यानी एक ऑर्गन है जिसके पास कुछ सेल्स हैं, जैसे ये मैंने पेंक्रियाज बनाया है, मैंने ये पेंक्रियाज बनाया है, तो पेंक्रियाज के पास क्या है भाई? पेंक्रियाज के पास एक डक्ट है जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इस पेंक्रियाटिक डक्ट ये जाके ओपन होती है ड्यूोडेनम में, ठीक है। अब पेंक्रियाटिक डक्ट के आसपास जो सेल्स हैं ये सारे एसिनार सेल हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं ये वाले जो अपनी सीक्रेशन क्या करते हैं? ब्लड को दे देते हैं, ब्लड को दे देते हैं, वो इस पेंक्रियाटिक डक्ट में स्टोर नहीं करते। सारे का सारा पेंक्रियाज ये एक्सोक्राइन है। ये जो आइलेट्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स के जो आइलेट्स हैं, ये एंडोक्राइन है। इट मीन्स एंडोक्राइन ऑर्गन फुल नहीं हो सकता, आधा फुल हो सकता है, आधा भी हो सकता है, उसमें थोड़े सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे स्टमक को देखें आप, स्टमक को देखें तो ओनली जो सेल हैं जी सेल वो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारे का सारा स्टमक एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन नहीं है। इंटेस्टाइन एक्सोक्राइन है, मगर उसके ड्यूोडेनम में आप देखें सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन बन रहे हैं, वो एंडोक्राइन पोर्शन हो गया। ठीक हो गया। तो ऐसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास। एडर्नल ग्लैंड आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है टोटली, कॉर्टेक्स भी और वो भी। तो ये दो टाइप के एंडोक्राइन है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, और हार्मोन ये स्लो काम करेंगे, थोड़ी कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं, इतने नहीं होते, और लॉन्ग लिव्ड काम करते हैं एज कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैसेज दे के चला गया, सेकंड के भी फ्रैक्शन में मैं काम कर लेता है। ये प्रोड्यूस होंगे एक जगह से, फिर जाएंगे अगली जगह पे, वहां पे काम करेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है, ये सिक्रेटरी सेल है और ये टारगेट सेल है। टारगेट सेल पर रिसेप्टर लगा होगा। आप कमेंट में बताएं, क्या इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लिए रिसेप्टर एक ही होगा? नहीं, हर हार्मोन के लिए अलग अलग सेल पर अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। क्या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक डायरेक्ट हार्मोन सीधे जाते हैं, या सारी बॉडी में घूम कर जाते हैं? सीधा कोई भाई शॉर्टकट नहीं है, घूम के जाते हैं। हार्मोन ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, पूरी बॉडी में घूमते हैं, फिर जहां वो सेल आता है वहां पे वो अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर वो काम करते हैं। ठीक है, सपोज करें ये लिवर का सेल है, तो ये लिवर के सेल पर रिसेप्टर लगा हुआ है। अब इंसुलिन बनेगा, घूमेगा फिरेगा, जब यहाँ पर आएगा तो इंसुलिन को ये रिसेप्टर पहचान लेगा और ये लिवर समझ जाएगा कि इंसुलिन भाई आया है, इट मींस ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल हाई है, तो फिर ग्लूकोज को अंदर ले लेगा। वी विल डिस्कस इन डिटेल। और भाई जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, फास्ट है, इलेक्ट्रिकल करंट से नर्व इम्पल्स काम करती है। जहां पे ब्रेन नहीं पहुंच सकता वहां पे केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए ब्रेन कंट्रोल करता है। कमेंट में बताएं नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन पर डिपेंडेंट है कि नहीं, या केमिकल कोऑर्डिनेशन नर्वस पर डिपेंडेंट है कि नहीं। दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इसको मैसेज देगा तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो ये सेल काम करेगा। ये टारगेट सेल जो काम कर रहा है ये हार्मोन की वजह से और हार्मोन ब्रेन की वजह से। तो ब्रेन डायरेक्टली इससे काम नहीं ले सकता,
तो डिपेंडेंट है केमिकल कोऑर्डिनेशन पर। ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था एक और टॉपिक जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है एक्शन ऑफ हार्मोन। याद है ये टॉपिक? याद है एक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन एक्शन। हमने पढ़ा था दो टाइप के हार्मोन है, एक प्रोटीन के हार्मोन है, दूसरे स्टीरॉइड लिपिड के हार्मोन है। जो स्टीरॉइड लिपिड के हार्मोन है वो क्या करते हैं, वो सीधे चले जाते हैं, या तो उनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है या तो सीधा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये मैंने पढ़ाया था, याद है? तो मैं इसको डेप्थ में ना जाऊं। और जो प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं उनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर होता है और सेल मेम्ब्रेन तक वो मैसेज देते हैं, इनको हम प्राइमरी हार्मोन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से अगला एक हार्मोन बनता है जो मैसेंजर बनता है, हार्मोन बनता है जो सेल के डीएनए तक मैसेज जाकर पहुंचाता है, उसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। तो मुझे बताएं ये हार्मोन कौन सा मैसेंजर हो गया, प्राइमरी मैसेंजर। ठीक हो गया। और उसके अलावा सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल दिया था हमने एएमपी। एएमपी एक केमिकल है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये एटीपी से बनता है, एटीपी से बनता है एएमपी। इट मींस एटीपी से एएमपी कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर एक एंजाइम होगा जो 2 फास्फेट निकालेगा इसके एटीपी के, तो एएमपी बन जाएगा। और 2 फास्फेट कौन निकालेगा? उसका नाम है एडीनाइलेट साइक्लेज। साइक्लेज का मतलब है ये एएमपी फिर एटीपी में, एटीपी फिर एएमपी में, ये साइकिल होगी। एडिनाइलेट क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, 3 तो फास्फेट है इसके साथ। न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, 1 तो फास्फेट है इसके साथ। ठीक है, तो एडेनिन को इंटर कन्वर्ट करने वाला एटीपी से एएमपी में एडिनाइलेट साइक्लेज, ये सेल मेम्ब्रेन पर लगा होता है। सुने भाई, हार्मोन आएगा, रिसेप्टर सेंस करेगा या एंजाइम सेंस करेगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा एंजाइम को, फिर एंजाइम बनाएगा सेकेंडरी मैसेंजर जिसका एग्जांपल है एएमपी, फिर एएमपी यानी सेकेंडरी मैसेंजर आगे मैसेज भेजेगा। सुने भाई, हार्मोन के कौन से काम थे? बताया था मैंने कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को हार्मोन इंक्रीज करता है, हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ओके 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 ओके। कुछ हार्मोन होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन के हार्मोन में भी 2 टाइप हैं, एक अमाइनो एसिड नेचर के हैं, दूसरे पेप्टाइड नेचर के हैं। पेप्टाइड में भी टाइप है, एक शॉर्ट चेन है और दूसरे लॉन्ग चेन है। जो लॉन्ग चेन है उनको प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। कमेंट में बताएं प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल। आप कहेंगे सर इंसुलिन और ग्लूकागॉन। शॉर्ट चेन का भी एग्जांपल बताएं और अमाइनो एसिड नेचर के हार्मोन का भी एग्जांपल बताएं, थ्रेओनीन, इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन। चलो स्टीरॉइड हार्मोन के नाम बताएं, एग्जांपल जल्दी जल्दी कमेंट में। आप कहेंगे सर शॉर्टकट में सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन, आपका एल्डोस्टेरोन और सुने एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। उसके बाद एंड्रोजन, एंड्रोजन ये हार्मोन है कुछ जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये तीनों हार्मोन एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से बनते हैं। यानी अगर शॉर्टकट में बताऊं ना, सेक्स हार्मोन और एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के हार्मोन ये लिपिड के हैं, ये स्टीरॉइड हार्मोन है, ये सीधा बाईपास जाएंगे। कल भाई मैं शुरू करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम को, कल शुरू करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम को। आज के लिए इतना काफी है। कल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे के सारे 2 ही टॉपिक्स हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, आज इसका इंट्रो ले लिया केमिकल कोऑर्डिनेशन का। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स डू फॉर ट्रीटमेंट, ये भाई मिर्गी के लिए होते हैं। एंटी कन्वल्सेंट जो झटके होते हैं उन झटकों को खत्म करते हैं, ये ट्रेमर्स को खत्म करते हैं। और जो कौन सा था अनकॉन्शियस जो मूवमेंट थी एबनॉर्मल मसल की, मुर्गी टाइप, ज़बा हुई मुर्गी टाइप या मछली टाइप, उसको रोक देते हैं। तो ये सप्रेसर हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। इंग्लिश को लास्ट करें, बायो का फर्स्ट लें। वी विल ट्राई टू डू दिस इंशाल्लाह, कल बताएंगे आपको। इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।